नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 21 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की कोई भी एग्जाम नहीं है। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आने वाले समय में आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस दिन एग्जाम नहीं होती है उस दिन मैं टॉपिक वाइज वीडियो भी देता हूं और अपने तरफ से 2 या 3 वीडियो सजेस्ट करता हूं जो आने वाले शिफ्ट में आपको यहां से प्रश्न अभी तक देखने को तो मिला है, आगे भी मिलेगा। तो मैं ऐसे ही प्रश्नों को रखा है जो पूरा संभावना है आने की एग्जाम के अंदर। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुआ था कोरोना के चलते, तो इसमें जो है टोटल 205 देशों ने भाग लिया था। अब क्वेश्चन गुड पूछने लगा है तो हमें क्वेश्चन भी गुड रखना पड़ेगा। तो 205 देशों ने इसमें भाग लिया था। बात करें इसमें कितने खेल शामिल थे, तो इसमें 33 खेल शामिल थे और 339 जो है आपका इवेंट्स हुआ है ना। उसके बाद 11,000 से अधिक एथलीट ने भाग लिया था। तो यहाँ पे आपको टोक्यो ओलंपिक की सारी डाटा अवेलेबल है। ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप लोग पीडीएफ से भी रीड कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं भारत के लिए। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक प्राप्त किए, जिसमें से 1 गोल्ड है जो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया भाला फेंक में, 2 रजत है, 1 रवि दहिया और 1 जो है आपका मीराबाई चानू के द्वारा, और 4 आपका ब्रॉन्ज है। तो टोटल 7 पदक जीतते हुए भारत 48वें नंबर पे आया था। बात करें प्रथम स्थान किसका था, तो प्रथम स्थान अमेरिका का था। वहीं पे जो हमारी अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ है 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में, तो इसमें भारत जो है 4th स्थान प्राप्त किया है और प्रथम स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया का रहा है कॉमनवेल्थ के अंदर। साथ ही साथ भारत यहाँ पे जो है 61 पदक जीते हैं, जो अब तक का कॉमनवेल्थ गेम में सबसे अच्छा प्रदर्शन है भारत का। अब चलते हैं थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? 1896 में होती है। और भारत कब से भाग ले रहा है? तो 1900 के ईस्वी से भाग ले रहा है। जो ये ओलंपिक कहाँ हुआ था 1900 में? तो आपका पेरिस फ्रांस में हुआ था। भारत अब तक ओलंपिक के अंदर 10 स्वर्ण पदक ही जीत पाए हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक जो सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से जीतने वाले हैं ये आपका अभिनव बिंद्रा है, जो शूटिंग के अंदर 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। इसके बाद अभी 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ है इसमें 1 स्वर्ण पदक व्यक्तिगत रूप से नीरज चोपड़ा ने जीता है भाला फेंक में, ठीक है। और बाद बाकी बचे 8 स्वर्ण पदक आपके जो है हॉकी से आया है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे जरूर, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? संयोजन अभिक्रिया आजकल काफी ट्रेंड में है, इसीलिए मैंने संयोजन अभिक्रिया का जो है यहाँ पर मतलब एक इक्वेशन ले लिया है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है कि 2 प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है, संयोजित हो जाते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक रेडॉक्स अभिक्रिया होता है आपका, जब अवकरण और ऑक्सीकरण की घटना एक ही साथ एक ही अभिक्रिया में होता हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। साथ ही साथ जिस अभिक्रिया में आपको उष्मा की जो है प्राप्ति होती हो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में उष्मा की लॉस होती हो उसे उष्माशोखी अभिक्रिया कहते हैं। ये तो खैर फार्मूला की बात हो गई। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को H2O से प्रतिक्रिया करा रहे हैं, तो हमारा मैंने आपको बताया था कि जब भी मेटेलिक ऑक्साइड मतलब जो भी धात्विक गुण वाले ऑक्साइड हैं, जब भी आप जल से प्रतिक्रिया कराएंगे तो आने वाला प्रोडक्ट जो हमारा होगा बेस बनेगा, क्षार बनेगा। तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हीट की जो है उत्पत्ति हो रही है, तो हमारा क्षार बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे अरेंज करने का तरीका भी मैंने बताया था कि जब भी आप किसी ऑक्साइड को जल से प्रतिक्रिया कराएं तो वो ऑक्साइड का पहला भाग ले लें। तो यहाँ मैं कैल्शियम का ले लिया हूँ। इसके बाद देखें कि क्या बचा है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन बचा है, 1 ऑक्सीजन यहाँ बचा है, 1 ऑक्सीजन यहाँ बचा है, इसीलिए OH एक ग्रुप होता है, OH का होल ट्वाइस। तो इस प्रकार से आप बैलेंस भी कर सकते हैं। एक और अभिक्रिया देख लीजिए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी इसी प्रोडक्ट को जब हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कराते हैं तो हमें संगमरमर की प्राप्ति होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट यही सूत्र होता है ना संगमरमर का, CaCO3। तो ये हमें प्राप्त होते हैं और जल की जो है निष्कासन हो जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया क्या है, तो आपको जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कराने पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनती है, ठीक है। चलते हैं आगे।
अगला एक प्रश्न है यहाँ पे कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान हो, न तो धातु है, इसमें दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, न तो धातु न ही अधातु, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपधातु। उपधातु बोलते हैं, काफी ट्रेंड में है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु हैं टोटल, मुख्य रूप से, वैसे उपधातु और भी चीज को कहा जा सकता है, पोलोनियम वगैरह भी उपधातु के गुण थोड़े बहुत रखते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से है ये आपका 7 ही उपधातु है जो पीरियोडिक टेबल में जो है जस्टिफाई किए गए हैं। इसके बाद ये उपधातु कौन कौन से हैं, तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टील और भी है 2-3, अभी जो है इतना ये नहीं हो रहा है याद, लेकिन 2-3 और होंगे, 7 है टोटल, ठीक है। सिलिकॉन को जो है इसका प्रयोग आईसी चिप वगैरह में किया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन वैली भारत में जो स्थित है यह आपका बंगलुरु में स्थित है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना। इसी प्रकार का एक मिलता जुलता नाम है साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली आपका जो है ये केरल में है, और सिलिकॉन वैली जो है आपका ये बंगलुरु में है। सिलिकॉन वैली जो है ये टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, साइलेंट वैली जो है ये नेचर से जुड़ा हुआ है, तो दोनों में फर्क है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 118 ज्ञात तत्व हैं, 91 धात्विक है, मेटल है, 20 नॉन मेटल है, 24 जो है मतलब ह्यूमन मेड है। उसके बाद आपका क्या रह गया, 7 जो है उपधातु है, जो ऊपर चर्चा कर ही लिया है। साथ ही साथ हैलोजन ग्रुप को आपको नहीं भूलना है, हैलोजन जो है ग्रुप 17 में है, और जो आपका अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, ये आपका 18 में है, जो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, नियॉन ये सब है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे, किस आईआईटी ने भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब जानते हैं आप आईआईटी वाला क्वेश्चन जो है काफी ट्रेंड में है, जैसे कल पूछा गया था कि किस आईआईटी ने जो है मुख के कैंसर के लिए जो है टाटा के साथ टाई अप किया है, इस प्रकार का प्रश्न आया था, तो आपका आंसर था खड़गपुर। अब यहाँ पे आईआईटी भूकंप जो पूर्व चेतावनी है कि भूकंप आने से पूर्व चेतावनी दे देगा, तो एक मोबाइल ऐप बनाया है EEW। ये कौन है, आईआईटी रुड़की है, ठीक है, आईआईटी रुड़की है जो उत्तराखंड में स्थित है। एक प्रश्न, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है। इसकी स्थापना आपका 1969 में होती है। 1969 में आपकी इसरो की भी स्थापना होती है। 1969 में आपका जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चंद्रमा पे गए थे, ये भी इसी काल में होता है 1969 में। और ये किस विमान से गए थे, ये भी आपके एग्जाम में छप जाते हैं। तो अपोलो 11 से गए थे, ठीक है, चंद्रमा पे, और यूएसए की तरफ से गए थे, ठीक है, ये नासा का जो है प्रक्रम था। इसके अलावा आपको क्या बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे कि 1969 में जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है इंडिया में, ये भी 19 जुलाई 1969 को ही हुआ था। इंदिरा गांधी के समय प्रथम बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो 1969 से आप इतना चीज याद रख सकते हैं, कोरिलेट करके याद रखिए, काफी चीज याद हो जाती है, भूलने की सवाल ही नहीं उठती। अब यहाँ पे आ गया आपका जो है डीआरडीओ की स्थापना, ये 1959 में होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और वर्तमान में जो इसके प्रमुख जी सतीश रेड्डी थे, ये बदल गया है। अब इसका प्रमुख जो हो गया है कामत साहब हो गए हैं, और इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ हैं, और जो जी सतीश रेड्डी थे, ये रक्षा मंत्री के जो है प्रमुख सलाहकार बनाए गए हैं, ठीक है, रक्षा मंत्री है ना, तो इनके सलाहकार बनाए गए हैं सतीश रेड्डी को। तो ये बात भी ध्यान रखिए, क्योंकि करंट अफेयर 22 के ट्रेंड में है। एक प्रश्न है यहाँ पे, 15 सेमी फोकस दूरी वाली कोई अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस, जो बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी की दूरी पर बनता है, तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पे वस्तु की दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे वस्तु की दूरी पूछा जा रहा है, और कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस है। अवतल लेंस में फोकस दूरी कैसा लेना है, आपको निगेटिव लेना है। अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी आपको निगेटिव लेना है। आप देखिए अवतल लेंस में फोकस दूरी इस साइड होता है, तो जो भी बाएं साइड होता है आपका फोकस दूरी, उसको निगेटिव ले लेंगे। और उत्तल दर्पण में इस साइड होता है फोकस दूरी, है ना, तो आपको इधर पॉजिटिव ले लेते हैं। और अवतलो दर्पण जो होता है एकरो फोकस दूरी एनहरे होता है, तो ये भी निगेटिव ले लेते हैं। तो ये फोकस दूरी अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, निगेटिव ले लेंगे। फोकस दूरी उत्तल दर्पण हो या फिर उत्तल लेंस हो, पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई फोकस दूरी की बात कि हम ले लिए निगेटिव। अब हमारा वस्तु की दूरी आता है, तो वस्तु की दूरी इन चारों में से कोई भी जाति वर्ण के रहने दीजिए,
माइनस ही लेना है, चाहे उत्तल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, वस्तु की दूरी निगेटिव लेना है। तो ये दोनों का तो काम हो गया। अब रहा मेन प्रतिबिंब की दूरी यानी भी, तो भी को क्या करेंगे, तो ये क्या है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस के भांति काम कर, अब उत्तल दर्पण के भांति साइन लेंगे इसका। तो उत्तल दर्पण में आप क्या लेते हैं, भी का साइन, तो पॉजिटिव लेते हैं, तो इधर भी हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। भी का साइन हम इधर भी पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। चलते हैं और इसी से आपको सॉल्व करना है, तो आप ये सॉल्व कर लीजिएगा इन तीनों साइन का प्रयोग करके, ठीक है। आई होप आप कर लेंगे। चलिए हम ही कर देते हैं। अभी आपको जो साइन बताया ये जरूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो फोकस दूरी कितनी है आपका, फोकस दूरी है आपका -15। इसके बाद आपका क्या है भाई, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दे दिया गया है तो आपका भी दे दिया है, प्रतिबिंब की दूरी आपको पॉजिटिव लेना है तो +10 देना है, और u आपका निकालना है तो u आपका माइनस में निकलेगा। मान लीजिए x है, x क्यों मानूं, ऐसे ही तो आपका सूत्र यही है। और लेंस का सूत्र आप जानते ही हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/-15 माइनस में हो जाएगा, 1/15 माइनस में, 1/f का काम हो गया। अब 1/v 1/10 हो जाएगा, है ना। और ये माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस होता है। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, 1/u आएगा। तो u तो हमेशा माइनस में होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस को काट देते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ से माइनस माइनस काट देते हैं तो क्या आया था, ये आप देख लीजिए, ये जो है ये भी माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो इधर आएगा आपका। तो ये 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/15 हो जाएगा ना, ये इधर आ जाएगा। तो 1/10 में से 1/15 को घटा देंगे, तो 1/10 में से 1/15 बराबर 1/u हो जाएगा। अब 15 और 10 का एलसीएम कितना, 30, तो 3 में से 2 गया तो 1/30, तो हमारा u का वैल्यू जो है 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। u का वैल्यू जो है 30 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव में, तो ध्यान रखिए, ठीक है। चलते हैं आगे। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि दर्पण लेंस से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल पढ़ा दीजिए। तो मेरे पास आज टाइम है, मैं देखता हूँ शाम तक होगा तो आपको जो है दो न्यूमेरिकल, हर मतलब दो प्रकार के न्यूमेरिकल जो है आवर्धन क्षमता को इंक्लूड करते हुए बताएंगे आपको, ठीक है। तो देख लीजिएगा वो भी। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन 2 राज्यों के तट पे है। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां जो है ये आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पे है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं, ये भी आपको एग्जाम में छप सकता है, सुटेबल क्वेश्चन बन रहा है। तो 9 तटीय राज्य है, ठीक है। कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में है, तो ये आपका सिक्किम में है, और दुनिया का ये तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। पहला माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है हमारा K2 है, जो भारत का प्रथम है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। विश्व में पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा विश्व में K2 और भारत के लिए प्रथम, तीसरा जो है सबसे ऊंची कंचनजंगा, ये भारत में है, और भारत का सेकेंड लार्ज मतलब हाईएस्ट ये कहाँ है, आपका सिक्किम में है। नंदा देवी पर्वत और कामेत पर्वत ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो आपको ये बात सब ध्यान रखनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन अभी तक ट्रेंड में रहा, ये वाले जो है टॉपिक इससे काफी रहा कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, तो इसे कश्मीर हिमालय कहते हैं। सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, तो इसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। अब देखिए सतलज नदी और काली नदी है, तो क से आप कुमायूं याद रख सकते हैं, ठीक है। सतलज और काली है तो कुमायूं नदी याद रख सकते हैं, और काली नदी और तीस्ता नदी है तो ये आपको नेपाल हिमालय जो है हो जाता है। असम हिमालय के अंतर्गत कौन है, तीस्ता नदी और दिहांग नदी। तो ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि असम के साइड में ही बहता है ना तीस्ता नदी, दिहांग नदी, तो ये असम हिमालय हो गया, तो इसे याद नहीं रखेंगे। काली नदी और तीस्ता नदी ये जरूर याद रखना है, क्योंकि काली नदी और तीस्ता नदी कंफ्यूज करेगा आपको। तो ये नेपाल हिमालय है, और सतलज नदी और काली नदी ये आपका कुमाऊं हिमालय है। तो ये चारों आपको जैसे याद होते हैं भैया याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में नंबर मिल जाएगा ना तो मेरिट में आ जाओगे। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। अब जानते हैं आपकी न्यूक्लियस में जो है नाभिक में डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए का क्या क्या उपयोग है, तो माता पिता, चोर, बलात्कारी ये सबको पकड़ने में ये जो है मददगार होते हैं। इसके एक टेस्ट होता है, तो ये टेस्ट से पता चलता है। तो ये डीएनए की बात हो गई। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, और जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पाया जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना, कोशिका का
पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके बाद जो है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को। उसके बाद एक छूट गया है यहाँ पे लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है आपको आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसके बाद आपका जंतु कोशिका में क्या डिफरेंट है कि कोशिका भित्ति जो है ये सिर्फ जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ये पादप कोशिका में सेल वाल पाया जाता है, जो अंग्रेजी में समझते हैं सेल वाल जो है आपको कहते हैं कोशिका भित्ति को, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा यकृत को केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है और यकृत से आपका पित्त का निर्माण होता है और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपको इतनी बात यकृत के रिगार्ड में याद रखना है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है और जमा जो है आपका पित्ताशय में होता है। तो दोनों बात ध्यान रखना है। पित्त एक क्षारीय द्रव है। यहाँ चलते हैं, बौनी पौधा जो मतलब बौने किस्म की पौधा होते हैं जो है ना, उसको जो है किस केमिकल के प्रयोग करके जो है लंबा किया जा सकता है। तो जिब्रेलिन्स, ये कवक की प्राप्ति है, कवक से प्राप्त होती है ये जिब्रेलिन्स। तो इसके प्रयोग करके जो है बौनी पौधा को लंबा बनाया जा सकता है। इस प्रकार की जो ये टेक्निक है सबसे पहले जापान में अप्लाई किया गया था। एक प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा है कि कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है। आप जानते हैं कि कूनो नेशनल पार्क जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। किस लिए? क्योंकि नामीबिया से जो है यहाँ पे जो चीता को लाया गया है, क्योंकि चीता जो है इंडिया में विलुप्त हो गया था, घट गई थी, मतलब था ही नहीं। तो नामीबिया से लाया गया है पहली बार और कूनो नेशनल पार्क में इसे छोड़ा गया है संरक्षण के लिए। तो ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और देखना ये छपेंगे जरूर, क्योंकि टीसीएस वाले जब पेपर छापते हैं ना तो 10 दिन पहले के भी करंट अफेयर छाप देते हैं। तो देखिएगा ये छपेगा जरूर। तो ये मध्य प्रदेश में है आपका। संजय कान्हा ये भी मध्य प्रदेश में है आपका। पेंच ये भी मध्य प्रदेश में, संजय कान्हा पेंच ये भी मध्य प्रदेश में है। तो पेंच जो है इंडिया का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है क्षेत्रफल के हिसाब से। और पेंच मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी है। तो दोनों बात याद रखना, ये नहीं कि भाई आपने मध्य प्रदेश बताइए तो महाराष्ट्र में है, तो दोनों में है, ठीक है। इसके बाद संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। और अभी आपने देखा खाली संजय, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ? मध्य प्रदेश में। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क इंडिया में कौन सा है? हिमीस, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया में है। और ये जो है यहाँ पे आप कल ही पूछा गया था, स्नो लियोपार्ड्स, हिम तेंदुआ यहाँ की जो है उत्कृष्ट आकर्षण है हिम तेंदुआ। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एक सिंग वाला गेंडा आपका असम में पाया जाता है। तो ये सब भी जो मतलब टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आपको जरूर याद रखना है। सबसे छोटा जो आपका नेशनल पार्क है ये साउथ बंटन है, जो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, किसी समय बिना पूछे छप जाता है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करेगा तो नागार्जुन सागर। भाई नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में फर्क है। टाइगर रिजर्व को लेवल दिया जाता है, टाइगर रिजर्व को खास करके टाइगर के हिसाब से सजाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है आपका नागार्जुन सागर है, जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। और अभी बताया कि पेंच टाइगर रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के हिसाब से। एक प्रश्न यहाँ पे, रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? तो रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता आपका मध्य प्रदेश है। इतिहास रचा है मुंबई को हरा के। मुंबई अब तक 41 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुके हैं और इसी को हरा के जो है मध्य प्रदेश विजेता बने हैं। एक प्रश्न है यहाँ पे कि किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 तथा 10 ओम के दो प्रतिरोध से समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो विभवांतर क्या होगा? V बराबर IR बता दे रहा हूं। और समांतर क्रम में टोटल प्रतिरोध क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करके मुझे आप बताइएगा। देखता हूं कितने बच्चे कंसस हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के संकलन संस्थाओं को, जो भी भाई ग्रामीण क्षेत्र के विकास से जुड़ी हुई एफिलिएटेड संस्था है, उसको पुनर्वित्त मतलब रकम, लोन है ना, कौन प्रदान करता है? तो ये नाबार्ड प्रदान करता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? शिवरामन समिति की अनुशंसा पे होती है पहली बात। और कब होती है? 12 जुलाई 1982 को होती है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ये कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है। नाबार्ड में जो है, नाबार्ड के प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है? आर चिंताला है। कौन है? आर चिंताला है। इसी का एक छोटा भाई है सिडबी जो लघु एवं उद्योग विकास बैंक है, सिडबी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में है। इसके बाद ये किस समिति की अनुशंसा पे लगाया गया था? तो आबिद हुसैन समिति की अनुशंसा पे जो है इसको स्थापना किया गया था। एक प्रश्न यहाँ पे है कि सिद्धि भाषा किस राज्य से संबंधित है? अभी आपने देखा कि भाषा का भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है। तो सिद्धि भाषा जो है ये कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक के लुप्त भाषा है। कर्नाटक में पहले बोले जाते थे, लेकिन अब जो है इसकी
बोलने वाले की तादाद बहुत कम है, लेकिन कर्नाटक के हैं, तो सिद्धि भाषा कर्नाटक में है। कोक बरोक भाषा ये त्रिपुरा में बोली जाती है, त्रिपुरा लोगों के द्वारा। कोंकणी भाषा आपको गोवा में बोला जाता है। गालो भाषा आपको अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है, जो पूछा गया था। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ शास्त्रीय भाषा से क्वेश्चन काफी ट्रेंड में रहते हैं, तो शास्त्रीय भाषा अपने पास 6 है। अब तो पुराने हो गए होंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, ओडिसी। ओडिसी को सबसे लास्ट में दर्जा दिया गया था, तो 2014 में। एक प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, कौन सी सिस्टम है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। ठीक है, सभी प्रकार के नोट का निर्गमन कौन करता है? तो आपका आरबीआई करता है। आरबीआई जो है नोट छापने का काम करता है। 1 रुपए की नोट पे खाली सिग्नेचर जो है आरबीआई के गवर्नर का नहीं होता है, वित्त सचिव भारत सरकार के होते हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है, 1949 में राष्ट्रीयकरण होती है। इसके अलावा शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है आरबीआई के वर्तमान में। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मौद्रिक नीति बनाना, नोट छापना, ये सब आरबीआई का परम कर्तव्य है। लोगो क्या है आरबीआई का, यह भी पूछा गया था। तो तार का वृक्ष और बाघ का चित्र जो है लोगो है इसका। अभी जो इसके डिप्टी गवर्नर हैं ये 4 हैं। ये कौन कौन से हैं ये जरूर याद रखिएगा, वीवीआई कर लीजिएगा।